गुड इवनिंग। आज जो हम शुरू करता हूं क्या कि जैसे विद्युत धारा का डायरेक्शन हम लोग जानेंगे कि धारा डायरेक्शन किधर होगी। तो विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेश की प्रवाह की ओर होती है, या हम बोल सकते हैं कि ऋणात्मक आवेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। समझ लीजिए बात ये, अगर मान लीजिए करंट इधर फ्लो हो रही है किसी वायर में, हम कहेंगे क्या कि प्लस क्यू चार्ज धनात्मक आवेश करंट की ओर प्रवाहित हो रही है, करंट की ओर और धारा की ओर पास कर रही है, मूव कर रही है, गति कर रही है। या हम बोलेंगे कि निगेटिव आवेश धारा की विपरीत दिशा में आ रही है। तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का यही मेन कारण है, यही उद्देश्य है, यही इसका मुख्य अर्थ रहा कि मुख्य अर्थ ये हुआ धारा प्रवाह का कि किस ओर प्रवाहित हो रही है। तो जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उधर प्लस चार्ज प्रवाहित होगी, और या तो उनकी विपरीत ओर, धारा विपरीत ओर माइनस चार्ज प्रवाहित होगी। ये भी आप कह सकते हैं कि जिधर प्लस चार्ज प्रवाहित होगी उधर धारा प्रवाहित होगी, और जिधर माइनस चार्ज प्रवाहित होगी उनकी विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। ये मैं पिछले कक्षा में चर्चा किए थे। दूसरा हम पढ़े थे धारा घनत्व के बारे में। तो धारा घनत्व में क्या होती है, किसी तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत धारा समान होती है। जिससे मान लीजिए आपके पास ये वायर है, देखिए क्या वायर बना रहा हूं विशेष प्रकार का, कि इधर वायर आपका मोटा है, इधर आपका पतला है, इस प्रकार का है। तो आपका जो धारा होगा, जो धारा यहां से प्रवाहित अगर आई किया तो यहां से भी करंट आई ही निकलेगी। यहां अगर करंट आई गया है तो यहां से करंट आई निकलेगा। लेकिन धारा घनत्व समान हो भी सकता है या भिन्न होती है। मान लीजिए यहां भी धारा घनत्व निकाले इस बिंदु पर, तो आ सकता है कि जो यहां निकले वही यहां निकले, समझ रहे बात। लेकिन हो सकता है कि भिन्न भी निकले। भिन्न कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ करंट अगर मान लीजिए एरिया यहाँ ज्यादा है, जैसे मान लीजिए ये एरिया ज्यादा एरिया है, ये है कि नहीं। तो अगर मैं हम निकालूंगा तो आई बटे ए होगा। आई यहाँ क्या है, एरिया कम, लेकिन करंट तो आई ही है, इसको ए डैश मानता हूँ एरिया को, तो आई बटे ए डैश हुआ। तो ए डैश क्या है, कम है, ये अधिक है, तो ये आपका अधिक होगा, ये कम होगा। मतलब धारा घनत्व यहाँ पर क्या होगा, अधिक, यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। अगर मान लीजिए वायर अगर सेम रहता, जितना इधर उतना इधर, समान लंबाई का एक समान का, तब यहाँ भी आई बटे ये होता, यहाँ भी आई बटे ये होता, तो यहाँ का धारा घनत्व और यहाँ का धारा घनत्व क्या होता, समान होता। मैं यही कह रहा हूँ, किसी तार के प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी निकालूं धारा घनत्व, तो वहां पर धारा घनत्व समान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, भिन्न हो सकता है। इतनी अच्छी जानकारी हम लोग पिछले कक्षा में ले लिए थे। आज मैं पढ़ूंगा मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व पढ़ूंगा। ये क्या है, इसको समझना जरूरी है। हम इसका और धारा घनत्व के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले मैं क्या पढ़ लूं, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के बारे में पढ़ लूं। पहले पढ़ लेता हूं मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। इसको मैं इसमें बोलता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये जो निकलेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये किसी धातु के लिए निकालूंगा, चालक पदार्थ के लिए निकालूंगा, जो चालक हो। धातु में जैसे हो गया लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया,
जो सब भी चालक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब की बात हम चर्चा करूंगा। देख लीजिए धारा धातु कहेंगे किसे? धारा धातु कहते हैं एकांक आयतन। एकांक आयतन समझते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई वॉल्यूम भी है, कोई पदार्थ है जिसका आयतन भी है। इसमें मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन है, किसमें? भी आयतन में। अगर मैं एक आयतन की बात करूं कि एक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन होगी, चूंकि V में n है, V में n इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगी? n/v हो जाएगी। तो इन्हीं को n/v को इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसे हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन समझिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए हम सोडियम एटम की बात करूं, Na सोडियम एटम, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं, तो 2 8 1 होती है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही निकलेगा, यही गति करेगा। इन्हीं के कारण से हमारा धारा प्रवाह होगा। धारा प्रवाह का मुख्य कारण यही इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें दूसरा आइटम की बात करूं, मैं अगर बात करूं एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर बताइए। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूं, तो हो जाएगा 2 8 3। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3 हो गई मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसके में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हुई। तो वही समझ लीजिए कि भी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी? n/v हो जाएगी। इसी को हमको निकालना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना होगी। स्मॉल n को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व करते हैं। ये जो 3 देख रहे हैं, इसमें 1 देख रहे हैं, ये संयोजकता कहलाती है। इसको इंग्लिश में वैलेंसी कहता हूं, चालक पदार्थ का। ये संयोजकता हो गया, ये सब ठीक ना। इस संयोजकता को जान लिए हम लोग, इसको भी थोड़ा समझ लिए। अब इसका भी यूज करूंगा इसे ज्ञात करने में। मैं पहले डेफिनेशन लिखाऊंगा इसका, क्या समझे मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व का, कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहलाएगी। फिर समझ लीजिए एकांक आयतन, क्या समझे? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन घनत्व कहूंगा। एकांक आयतन बोलूंगा, एकांक आयतन में निकालूंगा, उसी को हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। इसका डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं, देख लीजिए कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। इसे N से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक प्रति मीटर क्यूब होता है। ये मीटर पावर -3 दे दिया, इसे मीटर क्यूब -3 इसको बोलता हूँ, प्रति मीटर क्यूब बोलूंगा, प्रति घन मीटर बोलूंगा। SI मात्रक m/3 को प्रति मीटर क्यूब बोलूंगा। इसका SI मात्रक प्रति मीटर लिख देता हूँ, प्रति घन मीटर, समझ रहे हैं? प्रति घन मीटर होता है।
इंग्लिश बोलूंगा प्रति क्यूब मीटर, पर क्यूब मीटर। ये होगी एकांक आयतन। इसको ज्ञात कैसे करूंगा? तो ज्ञात करने के लिए क्या क्या हमको दिया रहेगा? हमको दिया रहेगा इसका घनत्व दिया हुआ रहेगा कि मान लीजिए इसका घनत्व क्या है, डी है। तो घनत्व का तो मतलब यही हुआ एकांक आयतन का द्रव्यमान, नहीं, एकांक आयतन का द्रव्यमान हुआ डी। मतलब यहाँ पर जो एकांक आयतन लिखे हुए हैं यहीं से हमको ज्ञात हो गया, इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है आयतन से, क्योंकि यहीं पर हम मान लिए एकांक आयतन, एकांक आयतन का द्रव्यमान डी है, इसको घनत्व कहते हैं। देखिए दिया है, क्या क्या दिया रहेगा वो देख लेता हूं। या मान लिया डी दिया है। डी क्या है? घनत्व है किसका? पदार्थ का, जो वायर जिसका वायर बना हुआ है। जैसे एल्युमिनियम का वायर है तो एल्युमिनियम का घनत्व लेंगे, अगर कॉपर का है तो कॉपर का लेंगे, जिसका भी वायर बना रहेगा उसका हम लोग घनत्व लेंगे। डी बराबर क्या हो गया? घनत्व हो गया। घनत्व का मतलब क्या हुआ? एकांक आयतन का द्रव्यमान, एकांक आयतन का द्रव्यमान। ए दिया रहेगा, ए को बोलता हूं मैं ग्राम एटॉमिक वेट। ये हो गया आपका परमाणु भार किसका? उस चालक पदार्थ का। ये हो गया परमाणु भार। अगर मैं ग्राम एटम्स की संख्या निकालूं, इसमें मोलों की संख्या जिसको बोलता हूं, उसको इंग्लिश में ग्राम मोल बोलता हूं, ग्राम एटम बोलता हूं। अगर मोलों की संख्या निकालूं तो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे परमाणु भार, वेट बटे एटॉमिक वेट। तो वेट किया है डब्ल्यू, डी हो गया डी, इसका एटॉमिक वेट हो गया 8, डी बटे ये हो गया मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या निकल गई, अब इसमें परमाणु की संख्या निकाल, कितना परमाणु इसमें उपस्थित है एकांक आयतन में। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का कितना परमाणु उपस्थित है, कॉपर है तो कॉपर का कितना परमाणु उपस्थित है एकांक आयतन में, वो निकाल लेता हूं। अब निकाल लेता हूं एकांक आयतन में, एकांक आयतन में परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या। देखिए मोल निकल जाता है, एवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देता हूं तो वो क्या निकलता है? परमाणु की संख्या निकल जाता है। तो जगह मोल हो गया डी बटे ए, मोल में हम गुणा कर दूंगा एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो संख्या उपस्थित करता हूं एन ए से। एन ये क्या है? एवोगाद्रो संख्या, मैं लिख देता हूं क्योंकि एन ये क्या है आपका एवोगाद्रो संख्या। इसका मान होता है 6.023 गुना 10 पावर 23 होती है, लिख लीजिएगा। मिटा देता हूं इसे। अब देखिए ये तो निकल गया परमाणु की संख्या। जैसे मूल्य सोडियम का एक एटम था, ये एक परमाणु होगा एन ये 11, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था मुक्त, 2 8 एक संयोजकता के बराबर इलेक्ट्रॉन था। तुम्हारे पास कितना परमाणु? इतना परमाणु है। तो अगर इसमें 1 से गुना कर दूं कितना निकल जाएगा परमाणु की संख्या सोडियम में? एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का कितना था इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। सीधा मैं इससे संयुक्ता से गुना कर दूंगा, संयुक्ता हिसाब से जो होगा उसमें आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं कि अब लिखता हूं कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या हो जाएगी? बताइए डी बटा ए गुना एन ए और गुना संयोजकता।
संयोजकता जो दिया रहेगा वो लेना है। तो क्या हो गया, यही हो गया। इसको हम लोग n कहते हैं, तो n बराबर क्या हो गया बताइए, d बटा a इंटू एन ए गुना संयोजकता। इसको नोट कर लीजिए। ये यही हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसी को बोलूंगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व का परिभाषा निकल गया। देखिए अब नेक्स्ट है शीतलन समय, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है इसको समझिए। इसे मान लीजिए कि आपके पास वायर है, अभी आपने पढ़ी थी मुक्त इलेक्ट्रॉन का, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, इसमें नहीं है जो मुक्त है। अब मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो होता क्या है कि मान लीजिए कि हम बैटरी अप्लाई किए, बैटरी अप्लाई करूंगा ना, तो एक फील्ड पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, तो इस पर फोर्स लगाता है, किधर, फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में इस पर फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा और इससे क्या करेगा, टकराएगा। जब इससे टकराएगा तो यहां से यहां तक आने में या इससे टकराने में कुछ समय लगा होगा। मान लीजिए वह समय क्या है, टॉ है। इसी समय टॉ को हम लोग क्या कहते हैं, शीतलन समय कहते हैं। शीतलन समय कहते हैं। तो डेफिनेशन इसका ये हुआ कि किसी चालक के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों को आपस में टकराने में जो समय लगता है उसे शीतलन समय कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए, चालक के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों को आपस में टकराने में जो समय लगता है उसे शीतलन समय कहते हैं। इसे टॉ से सूचित किया जाता है। इसे टॉ अच्छा से लिख लीजिएगा, इससे करके इसे लिखता हूँ टॉ, टरा करके, टरा टी होता है, टी में टरा करता हूँ, टॉ होता है। इसे टॉ से सूचित किया जाता है। तो देखिए चालक के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों को आपस में टकराने में जो समय लगता है उसे शीतलन समय कहते हैं। इसे टॉ से सूचित किया जाता है। इसमें देख लीजिए हम ये बोल रहे हैं, इसको समझ लीजिए थोड़ा। मान लीजिए अभी टाइम टेम्परेचर बात करें, टेम्परेचर पर मान लीजिए टेम्परेचर अभी T1 था शुरू में, जो मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस था, फिर में 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तो अभी जो है टकराने में इसको कुछ समय लगा होगा, मान लेते हैं T1 है। अब मान लीजिए टेम्परेचर हम चेंज कर दे, T बराबर T2 बराबर कर दिए, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो बढ़ा दिया टेम्परेचर ना 30 डिग्री सेल्सियस कर बढ़ा दिया। तो क्या अभी भी वही टाइम लगेगा जो पहले लगा था टकराने में? तो उसका आंसर होगा कि टकराने में दोनों बराबर समय नहीं था। मान लीजिए इसको हम T2 मान लो, T2 मान लो, T1 है। तो अगर बात करूं मैं दोनों में कि दोनों क्या सेम है, तो बोलूंगा नहीं, दोनों बराबर नहीं है। T2 कम होगा, T1 अधिक होगा।
इसमें कम टेम्परेचर पर दोनों को टकराने में ज्यादा समय लगता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टाइम क्या हो जाता है, घट जाता है। ये याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ने से शीतलन समय क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, तो घटती है, याद रखना। तो लिखिए, तापमान बढ़ने से शीतलन समय घटती है। ये शीतलन समय है। एक होता है ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इंग्लिश होती है संवहन वेग। ड्रिफ्ट स्पीड बोलिए चाहे वेलोसिटी बोलिए, वेलोसिटी में लिख लेता हूँ, वेग है तो वेलोसिटी में लिख लेता हूँ। यहाँ पर स्पीड का ही फॉर्मूला करूंगा। संवहन वेग क्या है, इसको समझिए। संवहन वेग वही था, टकराने से संबंधित बात ही थी कि जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो मान लीजिए जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया था तब ये जीरो था, इसका वेलोसिटी इनिशियल जीरो था, प्रारंभिक वेग। लेकिन जैसे मैंने इस पर फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया, ये आया और ये इधर आया होगा, आकर इससे टकराया होगा, टकराया हुआ तो वेग से आकर टकराया होगा। मान लीजिए वह वेलोसिटी क्या था, वी से टकराया था। जिस वेग से आपके दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, यह इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, तो इन्हीं वेग को, इन्हीं चाल को हम लोग संवहन वेग या संवहन चाल कहेंगे। कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जिस वेग से टकराता है चालक के अंदर, उससे क्या कहेंगे, ये संवहन वेग। लिख लीजिए डेफिनेशन, चालक के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जिस वेग से टकराते हैं, जिस वेग से टकराते हैं उसी वेग को संवहन वेग कहते हैं। इसे VD से सूचित किया जाता है। नोट कीजिए, जब चालक पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह हमेशा उदासीन होता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए, मतलब कितनों का दिमाग में एडजस्ट नहीं हो पाता है। इसे मान लीजिए ये वायर है, मैं इसमें बैटरी लगा दूं तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये खींचेगा, इधर से वायर होके आएगा, फिर इधर से इधर होके चला जाएगा। तो क्या कहता है, ये यहाँ से ये खींचा वो इलेक्ट्रॉन को, तो क्या यह इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो फिर प्लस चला जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ खींचता है ये फिर इसको दे देता है, यहाँ खींचा, यहाँ इसको दे दिया, जो निकलेगा यहाँ फिल्टर कर गया। तो हमेशा क्या होती है, वह उदासीन होती है, मतलब कि विद्युत उस पर आवेश होता ही नहीं है चालक पर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये थी आज की क्लास, यहीं पर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रतिरोध प्रतिरोधकता के बारे में जानकारी लूंगा। थैंक यू।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।